नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं हार जीत पर मंथन। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है और बैठकों का दौर जारी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई है और कांग्रेस में भी बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश प्रभारी उसमें शामिल रहे हैं और सभी बड़े पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। यहाँ बात सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटें जीती है, लेकिन कुछ बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में कमी आई है। बात की जा रही है कि उन बूथों पर भी भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में इजाफा हो, वो कैसे हो सकता है, उस पर मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस चूंकि करारी हार से उबरने की कवायद में है, अब वो कैसे उबर सकती है और प्रदेश की जो कार्य समिति है उसको बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन बहुत जल्द किया जाएगा, क्योंकि अभी जो चीज़ देखी गई कि जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मध्य प्रदेश की जो नई कार्यकारिणी आनी थी, जो नई कार्यकारिणी घोषित होनी थी, वो अभी तक नहीं हो पाई। अब उसमें कौन से चेहरे होंगे, क्योंकि अभी तक जिस तरह से कांग्रेस की कार्यशैली रही है वो कार्यशैली अलग रही है। क्या अब उस कार्यशैली से अलग कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि कहा जाता है कि हमेशा 24/7 इलेक्शन मोड में होती है, तो अब उस इलेक्शन मोड में भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है? हालांकि ये भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, 2024 की स्थिति पर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने यह जो चुनाव लड़ा है 2047 की तक की स्थिति को देख करके लड़ा है और पूरी तैयारियां 2029 की तो हो चुकी हैं। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपनी कैसे तैयारी करेगी? और मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक बयान, एक मंत्र, वो कौन सा मंत्र है, कौन से राज उसमें उजागर होते हैं, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान उपस्थित हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मिलन भार्गव जी हैं। मिलन भार्गव जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ धर्मेंद्र पैगवार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार जी, आपका बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, मिलन भार्गव जी आपके पास आना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक मीमांसा की है, एक समीक्षा की है और तमाम पदाधिकारियों के साथ और ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बात सामने आई कि वो 20 बूथ, जिन 20 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कम रहा है, उन 20, हालांकि पूरी 29 सीटें जीती है, लेकिन बूथ की बातें दिख रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो फंडा है, जो मंत्र है, वो बूथ मैनेजमेंट को लेकर के है। उन बूथों पर भी सक्रियता की बात कही गई। लेकिन इन सब के बीच में, इन तमाम चर्चाओं के बीच में एक और बात जो आई कि कांग्रेस से जो नेता आए हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, अब उनको कार्य पद्धति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कैसा प्रशिक्षण होगा और भारतीय जनता पार्टी में वो कांग्रेस से आए नेता कैसे एडजस्ट होंगे? देखिए सूरज जी, भारतीय जनता पार्टी में लगातार समीक्षा, बैठक, प्रशिक्षण ये निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठकों से माध्यम से आगामी योजनाओं पर काम करता है और जो हमारे परिणाम आए उनको लेके समीक्षा करता है। आने वाले समय में कार्यकर्ता का किस प्रकार से उन्नयन हो, उसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व समय समय पर प्रशिक्षित भी करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न अंग है, ये निरंतर चलता है। जी। देखिए, अब जिस प्रकार से बात आ रही है कांग्रेस पार्टी के मंथन को लेकर, हम्म। देखिए मंथन कभी भी सकारात्मक कार्य के लिए किया जाता है, हम्म। पर कांग्रेस पार्टी यहाँ मंथन कर रही है किस प्रकार से हिंदुओं को नीचा दिखाया जाए, किस प्रकार से राम मंदिर, जिसको राम को कभी काल्पनिक कहने वाले हैं, वो सीमाएं लांघते जा रहे हैं। हम्म। अब वो आंदोलन को नकारने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन हार गया। हम्म। मतलब लगातार सनातन को डेंगू मलेरिया से तुलना करने के बाद आज भी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का पेट नहीं भरा। वो लगातार मंथन जारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से और हिंदुओं को गाली कैसे दी जाए, नीचा कैसे दिखाया जाए। राजनीति में सकारात्मक कार्यों के लिए मंथन है वो तो समझ आता है, पर ये इस प्रकार का मंथन जो जहर उगल रहा है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को और दुर्गति की दिशा में ले जाएगा। कांग्रेस पार्टी का हर्ष और दिन ब दिन बुरा होगा, ये मानकर चलिए, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और राम का है। जी। और जिसने अगर राम को काल्पनिक कहा, राम को नकारने का काम किया है, हम्म। वो गर्त में जाना उसका तय है, निश्चित है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, उसमें जीतू पटवारी जी का नेतृत्व अस्वीकार हो चुका है। वो लगातार अपने नेतृत्व को भुनाने के लिए ये दिखावा जरूर कर रहे हैं, पर
कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आज भी उनको नेता स्वरूप नहीं मान रहे। ये इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। जो धड़े हैं कांग्रेस के बड़े बड़े, क्योंकि गुटों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी है, वहां चाहे जितना मंथन कर ले, पर जीतू पटवारी जी को पीसीसी अध्यक्ष स्वीकारता आज भी नहीं मिली। ठीक है, कांग्रेस से जो नेता, मेरा जो प्रश्न था कि कांग्रेस से जो नेता आए हैं उन्हें कार्य पद्धति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपने कहा यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन क्या कांग्रेस से जो नेता आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको स्वीकार किया, उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी गई, तब उनमें वो गुण नहीं देखे थे जो अब प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही कि उन्हें नेता बनाया जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिखाई जाएगी? सूरज जी, मेरी बात को आपने सुना नहीं, शायद मैं जी। समझाने में कामयाब नहीं रहा। नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए प्रशिक्षण बैठक एक अभिन्न अंग है। हाँ। अब जो कांग्रेस से आए वो भारतीय जनता पार्टी के तो हो गए, उनके हाँ। लिए कोई अलग से व्यवस्था थोड़ी खड़ी करी। वो भी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी होगी उस व्यवस्था के तहत उनकी प्रशिक्षण भी होगा, लगातार बैठक में वो भाग भी लेंगे। उसमें कोई अलग से उनके साथ भेदभाव थोड़ी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग निरंतर चलता है, ये आप हम सब जानते हैं। ठीक है, वापस आता हूँ आपके यहाँ पास में। सोई हुई कांग्रेस की तरह काम करने की कार्य पद्धति नहीं है। यहाँ निरंतर चलने वाला एक जीवंत संगठन है जो सतत चलता है, सतत करता है, ना जीत में ना हार में, किंचित नहीं भयभीत में। ठीक है, इस वाक्य के साथ हम लोग निरंतर काम करते हैं। चलिए ठीक है। वो जो प्रशिक्षण वर्ग निरंतर चलते हैं, उस प्रशिक्षण में अब वो नेता भी, वो कार्यकर्ता, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण होता है, तो उनके लिए भी प्रशिक्षण। धर्मेंद्र पगवार जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात है हार और जीत के मंथन की। जैसे कि अभी भार्गव जी ने कहा कि मंथन जो होता है वो पॉजिटिविटी के लिए होता है, लेकिन यहाँ विष है। तो मंथन की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत में उसमें विष ही निकलता है। कांग्रेस में मंथन चल रहा है, स्वाभाविक बात है कि प्रारंभ में जब सागर मंथन भी हुआ तो पहले विष निकला और अंत में अमृत निकला। तो ये मंथन कांग्रेस के लिए वास्तव में विष से लेकर अमृत तक की यात्रा साबित हो पाएगा क्या? देखिए, कांग्रेस के बारे में कोई भी टिप्पणी करना बहुत उचित मैं इसलिए नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस में कुछ भी स्थिर नहीं होता है। आप फ्लैशबैक में जाइए जी। मध्य प्रदेश में उमा भारती जी की सरकार बनी, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला, सुभाष यादव जी अध्यक्ष बनाए गए। लोगों ने सोचा कि अब पिछड़े वर्ग के नेता सुभाष यादव जी के नेतृत्व में कांग्रेस 2008 में जाएगी। चुनाव आते आते सुभाष यादव जी पीछे धकेले गए, सुरेश पचौरी जी आ गए। सुरेश पचौरी जी ने काम किया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी। उसके बाद एक नए अध्यक्ष आए, सोचा कि ये होगा। आप देखिए 2018 के चुनाव के पहले कांग्रेस अरुण यादव जी को लाई, वो तैयारी कर रहे थे। अरुण यादव जी गायब हो गए और कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हो गया। तो कांग्रेस किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस का नेता मध्य प्रदेश में कौन होगा? अभी तो कांग्रेस में नेतृत्व की लड़ाई चल रही है कि उमंग सिंगार जी सोच रहे हैं कि यदि ऐसा होगा, यदि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या उमंग सिंगार चेहरा होंगे? क्या आदिवासी नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? क्या पिछड़े वर्ग के नेता जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? क्या दिग्विजय सिंह जी के बेटे जयवर्धन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? तो कांग्रेस में जो अनिश्चितता है उसको लेकर कोई भी राजनीतिक समीक्षक, कोई पत्रकार कोई टिप्पणी करने से बहुत बचता है, क्योंकि उसको मालूम है कि आगे क्या होगा, कि उसकी बात यदि गलत साबित होती है जी, ये भविष्यवाणी गलत साबित होती है तो उस पर उंगली उठती है। तो कांग्रेस को लेकर इस तरह की कोई टिप्पणी करने से मैं सीधे तौर पर बचूंगा। रही बात कांग्रेस में, कल एक बड़ी बैठक हुई, कांग्रेस के जितेंद्र भंवर सिंह जी आए जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, दिग्विजय सिंह जी आए। तो कांग्रेस में जैसा कि मिलन भार्गव जी ने कहा कि कांग्रेस को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आप देखिए कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर, किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर, महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर कभी सड़क पर आती नहीं है। 2023 का भी चुनाव लड़ा तो उन्होंने सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और अखबारों में बयानों से ज़्यादा, क्या विपक्ष का काम सड़कों पर आना नहीं था? क्या विपक्ष ने 20 साल की भाजपा सरकार के खिलाफ कोई ऐसा मूवमेंट खड़ा किया जो गांव-गांव में गया हो, जो दूरस्थ अंचल से, अनूपपुर से, अलीराजपुर से भोपाल तक जिसकी गूंज सुनाई दी हो? ऐसा कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई। और मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष देना है तो कांग्रेस को बहुत एकजुटता के साथ जनता से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए। भी कांग्रेस में नेता बनने की होड़ लगी हुई है,
जीतू पटवारी जी सोच रहा है मैं नेता, उमंग संगार जी सोच रहा है मैं नेता, जयवर्धन सिंह जी सोच रहा है मैं नेता। तो कांग्रेस में अनुशासन। ठीक है, यहाँ एक बात पर दृष्टिपात चाहूँगा आपका। मध्य प्रदेश की सियासत में कल से दो मंत्र बहुत गूंज रहे हैं, हालांकि इनका आशय सभी को पता है। ओम शिवाय नमः, ओम विष्णु नमः। सभी इस मंत्र का आशय जानते हैं। मैं आपसे अभिप्राय पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह बैठक में जिक्र किया गया कि मध्य प्रदेश में जो राजनीति है कि आसानी से नैया किनारे तभी लग सकती है मध्य प्रदेश की राजनीति में जब ओम शिवाय नमः और ओम विष्णु नमः मंत्र का जाप करते रहें। इसका आशय सभी को पता है। भगवान भोलेनाथ और शेष साई भगवान विष्णु को प्रणाम करने का आशय है, पर अभिप्राय मैं जानना चाहूँगा कि डॉक्टर मोहन यादव के मुख से निकले हुए दो मंत्र का अभिप्राय क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी में संगठन में बहुत नीचे स्तर से काम करते 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 और बहुत राष्ट्रीय स्तर तक गए। और जो विश्व हिंदू परिषद की छात्र इकाई है, विद्यार्थी परिषद में, वो राष्ट्रीय मंत्री जो कि बहुत बड़ा पद होता है वहाँ तक गए। और उन्होंने संघ परिवार में या संघ परिवार के बड़े लोगों के संरक्षण में बहुत ज़्यादा संगठन में काम किया। उनके इस वक्तव्य को आप ये मान सकते हैं, और ये जैसा कि सभी लोग मान रहे हैं कि उन्होंने जो कयास थे, अटकलें थीं, राजनीतिक कलाबाजियाँ थीं, उन सबको मात देते हुए उन्होंने ये साबित किया है कि वो बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं। वो देखिए, हर राजनीतिक दल में एक बड़े पद के लिए हमेशा दावेदारों की तोड़ रहती है। भाजपा में भी स्वाभाविक है। शिवराज जी भोपाल आए केंद्रीय मंत्री बनकर, तो उनका जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ, या उनके बेटे कार्तिकेय चौहान ने जिस तरीके से बुधनी में बयान दिया, तो उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभी भी मन में कोई टीस है कि शिवराज जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। मोहन यादव जी ने जो कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि वह बड़े दिल के व्यक्ति हैं, और ये साबित भी हुआ। वे खुद के का महिमा मंडन करने के बजाय आज भी संगठन को या संगठन के बड़े नेताओं को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये बताना चाहते हैं कि मैं आज भी कार्यकर्ता हूँ, मैं सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करता हूँ, और पार्टी संगठन और सरकार समन्वय के साथ तभी चलेगी जब सभी लोग ओम नमः शिवाय, ओम विष्णुवे नमः करेंगे। ठीक है, ये बात संगठन की है और सबको साथ लेके चलने की बात है, और ये भी बात है कि सब किसी दूसरे को जो हमारे प्रत्यक्ष में है उनको बड़ा दिखाने की बात है कि वो बड़े हैं। लेकिन यहाँ पर मिलन भार्गव जी, इसी आशय का एक प्रश्न मैं आपसे चाहता हूँ कि ये जो बात कही गई है, क्योंकि दोनों नाम हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन में इस समय हम देख रहे हैं कि सारा देवलोक उतरा हुआ है। जहाँ मोहन हैं, जहाँ शिव हैं, जहाँ विष्णु हैं, और भी कई नाम हैं कि पूरा देवलोक उतरा हुआ है। इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ, और उस मंत्र का कि वो मंत्र जपते रहो सब कुछ काम आसानी से हो जाएगा। क्या उस मंत्र के बिना मोहन यादव जी को कुछ मुश्किलें हैं? देखिए, ये गजब संयोग बोलिए, क्योंकि जब ईश्वरीय कार्य होता है जी, तो नाम के अनुरूप हमारे नेतृत्व ने जिस प्रकार से नेतृत्व दिया है, और मध्य प्रदेश की बागडोर जिन नामों के साथ है, वो सबको मालूम है, आपको मालूम है। जिस शुभंकर के साथ काम करते हुए 29 लोकसभा सीट जीतना, 100% परिणाम आना, और विधानसभा चुनाव में 163 सीट हासिल करके एक प्रचंड जीत देकर ये स्थापित हुआ कि मध्य प्रदेश का संगठन भारतीय जनता पार्टी का आज भी मजबूत, और जिस उदाहरण के लिए हमेशा मध्य प्रदेश के संगठन को देश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लेता है, आज उसके परिणाम स्वरूप परिणाम भी दिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन सबके पीछे हमारा एक सशक्त नेतृत्व है, और पीढ़ी दर पीढ़ी जिस प्रकार से मेहनत करते हुए कुशाभाऊ ठाकरे जी से लेकर राजमाता सिंधिया जी से लेकर आज जो लगातार प्रयास करते करते संगठन की जो पौधा रोपा गया था, आज वो वट वृक्ष के रूप में दिख भी रहा है, उसके फलदार वृक्ष भी दिख रहे हैं। और एक सरकार चलाकर किस प्रकार से एक उदाहरण दिया जाए मध्य प्रदेश में किस प्रकार का कार्य किया जा सकता है, एक बीमारू राज्य से निकलकर विकसित राज्य के बनाकर स्वर्णिम राज्य कैसा, उसकी परिकल्पना में हम सब समाहित होकर सबके साथ एक साथ एकजुट होकर एक ताकत के साथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसका अथक परिश्रम, अथक मेहनत के बाद जो परिणाम भी दिख रहे हैं वो सबके सामने, तो ये संगठन स्तर पर चर्चा का विषय है। और हमारे यहाँ हमेशा इस तरह की बातचीत होती है और सामूहिकता के साथ निर्णय लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जी,
ये संगठन की बात है और संगठन में एक दूसरे को बढ़ा देना, बड़प्पन की बात हो जाती है कि दूसरे को सम्मान देना। लेकिन वापस आता हूँ आपके पास में, कांग्रेस प्रवक्ता पायल कामरानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। पायल जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। और पायल जी, सीधे आपके पास आ रहा हूँ। बैठक हुई कांग्रेस में, हार पर मंथन की बात हुई कि हार के कारण गिनाने की बात हुई। ये कहा जा रहा सियासी गलियारे में कि सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसा काम भारतीय जनता पार्टी करे। सबसे पहले जो कल बैठक में बात निकल के सामने आई कि मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने पर काम किया जाएगा। चुनाव से पहले कांग्रेस को ये बात नहीं सूझी, और नहीं सूझी यदि कि चुनाव से पहले संगठन मजबूत किया जाए तो परिणाम अच्छे मिल सकते थे, तो चुनाव के बाद संगठन मजबूत करने की बात आ रही है कांग्रेस में कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब संगठन मजबूत किया जाएगा। दूसरी बात, जो बात मैंने प्रारंभ में जहां से चर्चा की कि अब हार पर मंथन किया जा रहा है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस का जो समय समय पर हम कैडर बेस संगठन, अनुशासन, पार्टी की कार्यशाली पे मंथन हम करते रहते हैं, ये उसी की प्रक्रिया है। दूसरा ये टॉपिक था, सवाल था आपका कि हमने चुनाव से पहले ये मंथन या ये सारी चीज़ें क्यों नहीं की। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि पार्टी और उनके कार्यकर्ता, हमारा 100% हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने काम में, समूह में, ब्लॉक में, बूथों में, सब में किया है। लेकिन चूंकि पार्टी को अब नए कलेवर से नए लोगों को, नए कार्यकर्ताओं को हमें यहाँ पे नियुक्ति आएंगी, या जो जो अभी कांग्रेस की विचारधारा पे लोग जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए हमें कुछ बिंदुओं पर हमने बैठक की थी जिनमें उनको बिल्कुल एक हम वो देंगे, प्रशिक्षण देंगे। पहला तो ये था कि पहले हम प्रशिक्षण देंगे, उसमें ये रहेगा कि जो पार्टी की विचारधारा है वो, और जो भाजपा अपने पक्ष में एक बहुत कूटनीति तरीके से कोई भी सब्जेक्ट को अपने ध्रुवीकरण कर लेती है, अपने पक्ष में कर लेती है, उसको रोकने के लिए कांग्रेस कई बड़े बड़े नियोक्ताओं, प्रवक्ताओं को बुला के एक लिटरेचर बेस पर जनता को बीच जाके उनके बीच में अपने विचार बांटेगा। दूसरा, हमारा दलितों, महिलाओं और युवाओं और काफ़ी जो सीनियर लीडर हैं उनकी एक कैडर को हम नियुक्त करेंगे, और उसी पे मंथन चल रहा था। आपने कहा कि कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद में वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे, फिर पार्टी का क्या होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लेंगे, इसीलिए तो प्रशिक्षण हम दे रहे हैं, ताकि वो हमारी विचारधारा, हमारे उसको, हम उनको ऐसा एक डिज़ाइन और एक गाइड, एक सारी चीज़ें हम काम कर रहे हैं। जैसे इसमें हमारा राजीव गांधी जी के समय पे हर बूथ पे 10 युवा, और उसी कैडर पे नए 7 समूह में हमारे लीडर बैठे थे। तो जो कार्यकर्ता आएंगे जिन्हें आप प्रशिक्षण देंगे वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, इसलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा। तो जो पहले नेता चलेगा उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो अपने अपने तरीके से होता है, हर इंसान का लालच, उनकी अपनी मानसिकता, उनकी अपनी दल बदलू की नीति, उनकी विचारधारा, उनकी मजबूरियां, उनके ऊपर दबाव, तरह तरीके से प्रेशर होते हैं, तरह तरीके से उनके अपने सरकमटेंस होते हैं, उनकी मजबूरियां होती है, दबाव होता है। उस दबाव के चलते भी कई नेता वहाँ शामिल हो जाते हैं, और मौका। ठीक है, वापस आ रहा हूँ पायल जी, वापस आ रहा हूँ। मिलन भार्गव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें। मिलन भार्गव जी। सूरज जी, देखिए, जिस प्रकार की बातचीत आदरणीय पायल जी हमारी बहन कर रही है, कैडर बेस और प्रशिक्षण और मंथन और इस प्रकार, मतलब ये विरोधाभास है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में धड़े काम करते हैं, वहाँ लीडर है, लीडर की अपनी एक फौज है, फैन फॉलोइंग है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरह नकल करके क्या साबित करेंगे? देखिए, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, जिसका अभाव आज मध्य प्रदेश और देश में कांग्रेस में सामान्य तौर पर देखने को मिलता है कि जिन विचारों को लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है उसका मंथन हो रहा है। यहाँ कैडर कभी नहीं हो पाएगा जी। जीतू पटवारी जी लाख प्रयास कर लें, उनकी स्वीकार्यता इसलिए नहीं होगी कि वो अपनी पार्टी के प्रति किस प्रकार की भावना रखते हैं। ये सब जग जाहिर है कि पार्टी जाए तेल लेने, 2018 का चुनाव सबने देखा है, और बहन मेरी यहाँ बैठी, वो महिलाओं के प्रति क्या भावना रखते हैं। बीच चुनाव में जब दलित महिलाओं में वो चाशनी खोज रहे थे और किस प्रकार के बयान दिए, ये देश और प्रदेश की राजनीति में व्याप्त है। तो मुझे लगता है कि अपनी मानसिकता को धोने का विचार करना चाहिए। किस प्रकार से जीतू पटवारी जी खुद प्रशिक्षित हों और समाज में किस प्रकार का नेतृत्व हो, उसका प्रयास उनको खुद करना चाहिए, और ये नकल करने के लिए अक्ल चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कार्य पद्धति सीखने के लिए समय उनको भी लगेगा, क्योंकि प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है, जिसका अभाव कांग्रेस पार्टी में व्याप्त है। जी, पायल जी, कैसे इस अभाव से निपटेंगे आप?
कुछ नहीं कुछ बिंदुओं पे हमने अपना फॉर्मेट तैयार किया है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दलित महिलाएं और बहुत सारे जैसे भार्गव जी ने अपना बताया कि क्या मानसिकता है प्रदेश के नेता की जो दलित महिलाओं के लिए किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, तो उस मानसिकता में महिलाएं कैसे आएंगी कांग्रेस में? वो तो पुरानी बात है, क्या सच है क्या झूठ है मैं नहीं जानती, लेकिन खुद दलित और दलित नेताएं, दलित महिलाएं हमारी कांग्रेस से संपर्क में हैं, काफी लोग इच्छुक हैं। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के जमाने से आदिवासी और दलितों के बेस पर राजनीति भी करती आई है और दलितों की रक्षा करती आई है और उनको भरण पोषण मूलभूत सुविधा कांग्रेस पार्टी से मिला है। कांग्रेस को इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि इंदिरा जी ने क्या किया है, राजीव जी ने क्या किया है। अभी वर्तमान के बेस पर कांग्रेस अपना कैडर खड़ा कर पाएगी क्या, या अपना आधार बना पाएगी? जी, पार्टी की विचारधारा तो जो हमारे लीडर है राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, वो तो हमारी शुरुआत है, पानी ऊपर से ही नीचे गिरता है। अभी जब आप नहीं जुड़ी थी तब मिलन भार्गव जी ने कुछ बात कही थी कि कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि आंदोलन हार गया है, राम जी के स्वीकार्यता को नकारा गया है, तो ये जो चीजें हैं ये पार्टी की गाइडलाइन, इसी गाइडलाइन में पार्टी चलेगी क्या? नहीं, हमने तो धर्म और हिंदू धर्म को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। हमारा अभी मेन मोटो है कि दलितों, महिलाओं, युवाओं, कैडर, हम भले हार गए हैं लेकिन हम इतना अच्छा काम करेंगे कि पार्टी नीचे तक जाएगी और जनता से जी, आपने एक शब्द कहा कि धर्म और हिंदू धर्म को साइडलाइन कर दिया है, मतलब कि हिंदू हिंसक कह सकते हैं पर हिंदू के पक्ष की बात नहीं कर सकते? नहीं, हिंदू पक्ष में ही है, हम तो खुद हिंदू हैं, जन्म से ही हिंदू हैं। साइडलाइन कर दिया है। साइडलाइन धर्म को, और धर्म के नाम पर राजनीति है उसको हमने साइडलाइन किया है। हिंदू मुस्लिम सब एक बराबर, और हर इंसान और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। ठीक है, वापस आता हूँ क्योंकि जनता समझदार हो चुकी है, जनता को सब पता है, सारे पढ़े लिखा है। अभी हिंदुस्तान में 75% जनरेशन युवाओं की है। आज का युवा पढ़ा लिखा है, वो नीट घोटाला, नर्सिंग घोटाला, सारी चीजों को समझता है। उसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, बात हुई है। धर्मेंद्र पैगवार जी आपके पास आ रहा हूँ। जैसे कि पायल कामरानी जी ने कहा कि अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का चश्मा उतर गया, अब युवाओं को समझ में नहीं आता, उन्हें नीट घोटाला दिखता है, उन्हें दिखता है मध्य प्रदेश में जिस तरह से नर्सिंग तथाकथित नर्सिंग घोटाले की बात हुई, अब वो चीज़ें दिखती हैं। और कांग्रेस ने धर्म और हिंदू धर्म को साइड लाइन कर दिया है। इसको साइड लाइन करके कांग्रेस मध्य प्रदेश में कैसे अपने पैर जमाएगी? देखिए, कांग्रेस के बारे में कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता एक पत्रकार के तौर पर जी, लेकिन जो भी कांग्रेस कर रही है वो सबको दिख रहा है। राहुल गांधी जी की राजनीतिक परिपक्वता को लेकर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है, 99 लोकसभा सीट जीतकर वो जिस तेजी से, जिस जोश से पूरे देश में जीत का जश्न मना रहा है, इसको लेकर प्रश्न उठ रहा है। वो इस देश में पढ़े लिखे लोग, बहुत बड़ी संख्या ऐसे मतदाताओं की है जो बुद्धि विवेक से निर्णय लेते हैं। एक व्यक्ति 244 सीट जीतने के बाद हार गया और एक व्यक्ति 99 सीट जीतने के बाद कह रहा है कि मैं जीत गया। इस तरह की बातें किसी को पच नहीं रही हैं। ऊपर जिस तरीके से वो किसी भी धर्म पर, किसी जाति पर, किसी वर्ग पर, किसी मुद्दे पर भाषण देने के लिए कोई भी नेता स्वतंत्र है, देश में आज़ादी है बोलने की। लेकिन मुझे एक पत्रकार के तौर पर ये समझ नहीं पाया कि संसद के पहले सत्र में हिंदुत्व के मुद्दे पर, हिंदुओं के मुद्दे पर बोलने की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी, ऐसी कौन सी आफत आ गई थी, ऐसा कौन सा विषय वहाँ पर था जिस पर इस पर चर्चा हो रही थी। तो ये राहुल गांधी जी, उनकी पार्टी को बताना पड़ेगा, भाई ऐसा कौन सा विषय चल रहा था। क्या राम जन्मभूमि के मुद्दे पर बात हो रही थी? क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर बात हो रही थी? ऐसा तो वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। क्या अचानक हिंदू बीच में आ गया, वहाँ पर सनातन धर्म बीच में आ गया? तो और इसका खामियाजा कांग्रेस, आप देखिए कि 85 जब 84 में राजीव गांधी जी की बहुत बम्पर जीत के बाद सरकार बनी, उसके बाद से कांग्रेस का जो भी स्टैंड रहा, उसके बाद से कांग्रेस की क्या स्थिति हुई है। कांग्रेस कभी पूर्ण बहुमत लाकर सरकार नहीं बना पाई, कभी कांग्रेस की 272 सीट नहीं आ पाई। उसके बाद भी कांग्रेस ने कई बार यू टर्न लिया। जब गुजरात में चुनाव थे तो राहुल गांधी जी मंदिर गए, उन्होंने थोड़ा सा हिंदुत्व का एजेंडा अपनाया, उनका पुष्कर में उनका गोत्र बताया गया। राहुल गांधी जी जनेऊ पहनने लगे, राहुल गांधी जी ब्राह्मण हो गए, ये सब बातें हैं। लेकिन अचानक राहुल गांधी जी को क्या हुआ, उनका कौन सलाहकार है, कौन उनके भाषण लिख रहा है, कौन उनके आसपास है? देश के विपक्ष के नेता को आप देखिए, देश में विपक्ष का नेता कौन रहा है?
इंदिरा गांधी जी विपक्ष की नेता रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे विद्वान व्यक्ति देश में विपक्ष के नेता रहे हैं, खुद राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी जी विपक्ष के नेता रहे हैं। देश में विपक्ष का नेता बहुत गंभीर व्यक्ति होना चाहिए। जो आप देखिए, आप फिर बोल रहा हूँ कि यदि देश के पीछे की राजनीति में जाएंगे तो विपक्ष के नेता को सलाह के लिए प्रधानमंत्री बुलाया करते थे, इंदिरा जी अटल जी को बुलाया करती थी। अगर सियासी चश्मे से देखें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर पर काम कर रही है, चाहे हम संगठन स्तर की बात करें या सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो आप भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को कहाँ रख के देखते हैं? देखिए, मैं इस पर बहुत सीधी टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और कांग्रेस अपना काम कर रही है। और जो जनता के बीच में अच्छे मुद्दों को लेकर, अच्छे कामों को लेकर जाएगा, जिसके अच्छे कार्यक्रम होंगे, जिसके अच्छे विचार होंगे, जिसकी नीतियाँ अच्छी होंगी, उसको जनता वोट देगी। वो भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है, वो कांग्रेस पार्टी भी हो सकती है, और वो कोई भी राजनीतिक दल हो सकता है। ठीक है, दोनों राजनीतिक मैं दल। एक बात और कहना चाहता हूँ जी। थोड़ी सी मिलन भार्गव जी को इस पर हाँ। हो सकता है वो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखें। आज एक मंत्री जी ने शपथ ली। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, कुशाभाऊ ठाकरे जी का जिक्र किया, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत है। लेकिन आपको एक लोकसभा सीट जीतने के लिए कांग्रेस से भी एक विधायक को लाना पड़ा, मुरैना लोकसभा सीट जीतने के लिए। और वो भी, अब भाई आपके 165 विधायक हैं, क्या वो नाकाबिल हैं? आप 20 साल से संगठन का काम कर रहे हैं, मुरैना से केंद्रीय मंत्री रहे 10 साल नरेंद्र सिंह जी। उस लोकसभा सीट जीतने के लिए आपको कांग्रेस के एक विधायक की जरूरत पड़ रही है। तो ये आपकी सफलता है कि असफलता है? आपने 20 साल में वहां पर क्या किया? और फिर उस मंत्री को लाकर आपको सरकार में शामिल भी करना पड़, उस विधायक को लाकर सरकार में शामिल भी करना पड़ रहा है। और ऐसा मंत्री जो कैबिनेट की शपथ लेने वाला और राज्यपाल के सामने राज्य मंत्री पड़ रहा है। हाँ। इतना काबिल मंत्री, इतना काबिल विधायक। और आपके भाई आप बोलते हैं कि हम तो कार्यकर्ता का निर्माण करते हैं, तो क्या रावत समाज, मीणा समाज से आपको एक कार्यकर्ता का निर्माण नहीं कर सके? कि आपको जातिगत समीकरण भी यदि बनाना था तो आपका कोई एक कार्यकर्ता मंत्री बनता मध्य प्रदेश सरकार में, और वो शिवपुर जिले में पार्टी का नेतृत्व करता, पार्टी का एकमात्र नेता होता और उसके नाम पर वोट आते। तो ये चिंता का विषय देखिए, आप बहुत अच्छा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, पंच से लेके प्रधानमंत्री तक आपका है। लेकिन इस तरह की जब गलतियां आप करते हैं जी, तो ये भी लोगों को दिखता है। जैसे मैंने बोला कि देश में मतदाता बहुत जागरूक है। हाँ। मतदाता बहुत बुद्धि विवेक से काम कर रहा है। और पिछले जो लोकसभा चुनाव के अभी जो हुए 24 में, इसके जो नतीजे आए, उसने सभी को सोचने पर विवश किया है कि एक तरफा इस देश में कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ जो स्थिति है वर्तमान में, वो स्थिति दर्शाती है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली क्या है। जो चुनाव परिणाम है, चाहे विधानसभा के चुनाव परिणाम हो, चाहे लोकसभा के चुनाव परिणाम हो, वो दोनों दर्शाते हैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को। और यही चुनाव परिणाम कांग्रेस की कार्यशैली को भी प्रदर्शित करते हैं। और अब कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की बात करिए, देखना होगा। हालांकि चुनाव तो अभी लंबे समय तक नहीं है, लेकिन ये जो उपचुनाव है आगामी 2 दिनों में, अमरवाड़ा में उपचुनाव हो, उसके बाद में 2 और सीटें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बुधनी विधानसभा खाली हो गई है, वहाँ उसको रिक्त घोषित कर दिया गया है। बात है विजयपुर सीट की भी, और बात है निर्मला सप्रे की बीना सीट की भी। यदि इन दोनों से इस्तीफा आता और खाली होती, तो उपचुनाव में किसका प्रदर्शन कैसा रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। मिलन भार्गव जी, पायल कामरानी जी, धर्मेंद्र पैगवार जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है हार और जीत पर मंथन। भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी, महिलाओं की भूमिका बढ़ाने की बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की बात कर रही है। प्रदेश कार्यकारिणी बनेगी, प्रदेश कार्यकारिणी में किसकी चलेगी, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रदेश कार्यकारिणी बनती है उसका एक अलग ट्रेंड रहा है, पर्चियों पर नाम आते हैं या फिर उसको लेकर के तमाम चीजें आती है। और शायद यही कारण रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी अभी तक बन नहीं पाई है। लेकिन क्या इस बार वही पैटर्न रहेगा, पैटर्न बदलेगा, तो कार्यकारिणी का चेहरा कैसा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।